अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार कशकोल तोड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जिसके लिए वो IMF से एक बड़ा प्रोग्राम लेने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की भी इस हवाले से स्टेटमेंट्स आई हैं। उनका ये कहना है कि IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो इस हवाले से IMF हुकाम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। उन्होंने ये भी बताया कि कितना बड़ा कर्ज लिया जाएगा इस पर अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ख्वाहिश है कि इस साल के आखिर तक नए प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाए। तो हमारा सवाल ये है कि क्या एक बड़े प्रोग्राम में जाना, कर्ज की बड़ी रकम लेना काफ़ी होगा, या फिर बड़े पैमाने पर पॉलिसी रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, और अंदरूनी मामला ठीक किए बगैर सिर्फ कर्ज के सहारे क्या कशकोल तोड़ने की ख्वाहिश पूरी होना पॉसिबल भी है। इसके अलावा मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारिजा शामिल किए गए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, इसको भी डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। मुझे जो रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, कशकोल कभी टूटेगा भी या नहीं? देखिए रामीन, अभी आप बात कर रही थी ख्वाहिश की, तो मुझे याद आया कि पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वज़ीर आज़म ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, राइट। तो उसमें ख्वाहिश और उसके बाद ये हिसाब किताब, तो ख्वाहिश से जो बात याद आई वो ये है कि इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। तो मुझे तो लगता ये है कि ये भी एक नई ख्वाहिश है। 5 पॉइंट आपको बताऊंगा इस कशकोल को तोड़ने के। जी जी, 5 पॉइंट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है ना एक दो छोटी छोटी बातें मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि कशकोल आया कैसे, कि हमने खुद बनाया है, हमसे बनवाया गया है। इसमें हुक्मरान जो थे हमारे, यानी यूँ समझ लीजिए 70 की दिहाई के बाद से अब तक, क्या उन्होंने ये कशकोल खुद तख्लीक किया, ईजाद किया? क्या अब अवाम का इसमें कसूर है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कशकोल हमारे पास आया कैसे। वो इसलिए आया कि हमारे हुकूमत, जो जितनी भी हुकूमतें रहीं, जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हर तरह के, उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ की, अपना बनाया और अवाम का बिगाड़ा। और उस जो यानी अभी भी अगर आप देखें बिजली और गैस के बिलों के ज़रिए ये सारा कुछ जो है वो एडजस्ट किया जाता है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि जब वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? यानी उस कशकोल की कोई शक्ल, उसमें हीरे लगे हुए होंगे? आलम रामीन, ये आ चुका है कि अभी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में, चाहे उम्रे के लिए जाएं या UAE में जाएं, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई यानी इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, तो वहां के हुक्मरान हमें देखते ही कह देते हैं कि लो जी आ गए जे, एक बारी फिर कर्ज मंगण आ गए जे। ये तो पैसे मांगने वाले हैं, ये पैसे मांगते हैं। हमारा इंप्रेशन इस वक्त ये है। ये कशकोल हमें हुक्मरानों से विरसे में मिला है, और इसको तोड़ने के लिए, जिस तरह मैंने कहा था, ये बाकी दोस्त भी इस पे बात करेंगे, मेरे पास रामीन 5 पॉइंट्स हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ। ये 5 पॉइंट्स, ये 5 नुकाती जो मेरा ये हिसाब किताब है, क्या ये पूरा होगा कि नहीं, ये अवाम फैसला करेंगे, ये आप फैसला करें। मैं बताने लगा हूं जी। पहली बात ये है कि इस कशकोल को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको पाकिस्तान से करप्शन खत्म करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। कम से कम 10 साल तक आपने अपनी औकात बिसात में रह के तो अपने खर्चे करने हैं। तीसरा पॉइंट, सबको टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स इस तरह का नहीं कि जी आप अरबों, यानी आपके पास डॉलर है और टैक्स आप देते हैं 50,000 या 55,000, वो किसी को बिठा के ना, अकाउंटेंट को, सबको टैक्स देने पड़ेंगे। और वो टैक्स जो कि लागू होता है, जो कि बनता है, सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेंगी। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, दूसरों की ग्राउंड्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है चौथा पॉइंट। आखिरी पॉइंट ये है कि हमारे हुक्मरान जो भी आए, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्लियामेंट के हों, हेड हों, प्राइम मिनिस्टर हों, उनकी कैबिनेट हो, हमारे जो हुक्मरान हैं वो दयानतदारी से अपना फर्ज अदा करें। नोट कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हुक्मरानी करें। ये जो हुक्मरानी का लफ्ज़ है ना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बला है।
सही बात आप है। किस किस्म के हुक्मरान हैं जी? आपका तो काम है कि आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपने वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। तो आप जिम्मेदारान हैं, हुक्मरान नहीं हैं। तो आपके जो हुक्मरान सो कॉल्ड और जिम्मेदारान हैं वो दयानतदारी से काम करें। ये 5 काम ठीक है। करें कम से कम 10 साल के लिए। उसके बाद आपका ये कशकोल टूटेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर आ जाएगी, इसका मतलब ये है कि सही समत में जाने की इब्तिदा होगी। सर बात ये कि 5 साल तक तो कोई एक हुकूमत भी सस्टेन नहीं कर पाती है, तो 10 साल तक कहाँ कोई इकोनॉमिक प्लान सस्टेन करेगा। राव खालिद साहब, बड़े कर्ज प्रोग्राम से मईशत के इस्तेहकाम को मशरूत करना, ये कोई अनोखी पॉलिसी तो नहीं लेकर आए ना शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि इससे पहले हम 75 सालों से कर्जे लेते आ रहे हैं और मईशत की सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो आप जिस पार्टी में ये सारा कुछ डाल रहे होते हैं पैसे, उसमें सुराख इतने बड़े बड़े हैं कि वो कभी भरने का नाम नहीं लेगी। अब तो उसका पेंदा भी मेरा ख्याल है टूटने वाला है, और वो पेंदा टूट गया तो फिर सब कुछ क्लैप, फिर कुछ भी नहीं उसमें जो डालेंगे फ़ौरन ही उसमें से ज़ाया हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उस सुराखों को बंद करना बुनियादी तौर पर, जिसमें आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो कमीशन खाए जाते हैं, 1 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो 3 अरब में बनता है और फिर कई सालों लगते हैं, फिर वो कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है। फिर हम अपने MNAs MPAs को फंडिंग करते हैं उनके हल्के में मजबूत करने के लिए, उनको वो एक ज़ाया जाती है बहुत सी रकम इस तरह से। उसके बाद जो एक पूरा हमारा कह ले कि जो लेविश लाइफ स्टाइल है हुक्मरानों का और ब्यूरोक्रेसी का जी, वो इतनी बड़ी लीकेजेस हैं उसमें। बड़े बड़े बीच में मंसूबे आए, वो मोनेटाइजेशन कर ले गाड़ियों की, गाड़ियां दे भी दी, 10-10 लाख की गाड़ी लाख लाख रुपए में दे दी, वो फिर नई गाड़ियां ले ली उन्होंने। तो इस तरह करके बहुत से मंसूबे आए किए, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ। ठीक। ये पहली दफ़ा जब आए थे पिछले 16 महीने की हुकूमत में, जो वादे करके आए थे, सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं जी जी, तो उसमें तो ना रियासत बचाई ना सियासत बचाई। इलेक्शन में आपने देख लिया सियासत तो उनकी फारग हो गई, और रियासत की जो सूरत हाल अब है, जो ओवरऑल इनकी अप्रोच नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब अच्छा। ये जो अमली उम्मीद पर इक़दामात आपने पाकिस्तान करने कायम हैं है। वो सिर्फ होप पे नहीं हो सकते जी। अल्लाह कायम रखे, हमारी दुआ भी और इंशाल्लाह रहेगा। राना सनाउल्लाह का कल मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे जी हमने इकॉनमी को तो बेहतर करना ही करना है क्योंकि हमारी सियासत ही इससे जुड़ी है। अगर हम इकॉनमी साल 1.5-2 साल में ठीक कर लेते हैं तो हम रिवाइव कर जाएंगे पॉलिटिकली। तो उनकी तो सियासत इससे अगर जुड़ी है तो वो स्टेप्स वो क्यों नहीं लेते? उसमें जो डाइकॉटमी मुझे नज़र आती है, एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी सियासत इससे जुड़ी है, आपको मायशी इस्तेहकाम के लिए फिर पॉलिटिकल विल चाहिए ना आपको, आप पॉलिटिकल विल दिखाएं, लेकिन कोई प्लान हमें नजर नहीं आता पॉलिटिकल विल का। दूसरी तरफ से आप जो इक़दाम उठाते हैं, आज ही ताजिरों ने, हमारे ज़माने में हम जब हुकूमत कर रहे थे तो बहुत तरक्की हो रही थी, जो भी वो कारनामे अपने बताते हैं, और फिर डिस्टेबलाइज किया गया, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, पैनामा स्कैंडल आ गया, तो असल में तो हम सही जा रहे थे मगर हमारा रास्ता रोका गया, हमारी जो एक स्पीड थी वो तोड़ी गई। जो तरक्की हुई थी वो भी ज़रा बता दें। अगर वो मोटरवेज़ को और मेट्रोज़ को तरक्की कहते हैं, या ये IPPs लगा के जो हमारे गले में ये भारी तोक डाल दिया है, इसको अगर वो तरक्की कहते हैं तो बिल्कुल हुई है। अब फिर उसका बोझ कौन उठाए? ठीक है, एक वो बोझ, ऊपर से आप अभी PIA की जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है उसमें जो उसका डेट है जो 265 अरब रुपए का, आज ही खबर है शहबाज राना की ट्रिब्यून में छपी है जी जी, कि 265 का जो डेट है PIA का वो पब्लिक डेट बना दिया गया है, मैं और आप पे करेंगे उसको। ये जो हमारे गले में आप डाले जा रहे हैं रोज नए तोक, उसका कौन फिर जिम्मेदार है? PIA कैसे मकरूज हो गई, आपकी रेलवे कैसे बैठ गई, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सरकारी GTS होती थी वो कैसे बैठ गई, आपके बाकी जो इंडस्ट्री की जो थी वो कैपेसिटी वो क्यों नहीं रही जो होनी चाहिए थी तरक्की अगर होती, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी हुई ये बताएं, आपकी ज़राअत कहाँ चली गई? जितना अरसा मियाँ साहब की गवर्नमेंट रही है, जब भी रही है, किसानों ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। तो मुझे बताएं तो सही ना, तरक्की वो कहते किसको है?
साकिब आपसे, CCI में पहली बार पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारिजा को लाया गया और शहबाज शरीफ साहब रीज़न ये दे रहे हैं कि इसाक़ डार साहब तजुर्बेकार क्योंकि ज़्यादा हैं इसलिए वो शामिल हों। मगर फिर सवाल तो यही है ना कि अगर इसाक़ डार साहब इतने ही तजुर्बेकार हैं तो फिर उनको वज़ीर ख़जाना भी बना देते। वज़ीर ख़जाना तो बनाया नहीं, मगर औरंगज़ेब साहब को भी मुकम्मल इख्तियारात देने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो इसाक़ डार साहब हैं, क्योंकि इससे पहले बतौर वज़ीर ख़ारजा उनका उस तरह का तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बजाय इसके कि वो अपना सारा टाइम वहाँ पे लगाएं, वहाँ ब्रीफिंग्स लें। जो ख़ारजा उमूर हैं वो बड़े टेक्निकल हैं, डिप्लोमेटिक हैं। पिछले दिनों उन्होंने वहाँ पे लंदन में एक बयान दे दिया इंडिया के हवाले से, और वो प्रीमेच्योर एक स्टेटमेंट थी जिसका कोई वज़न नहीं था। तो उनको उस पर फोकस करने की बजाय वो इस तरफ देख रहे हैं, और वजारत ख़जाना उनसा छिन जाना मेरे ख्याल में शायद वो कबूल नहीं कर पा रहे फ़िलहाल, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। और जो स्पेस वज़ीर ख़जाना की होती है उसको जो है वो कम किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की सवाबदीद है कि वो किसको एडजस्ट करें किसको ना एडजस्ट करें। नहीं, हम स्पेसिफिकली जो इसाक़ डार साहब, इसाक़ डार फैक्टर जो है ना उसकी बात कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं मुस्लिम लीग नून में, इसीलिए वो शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म है, उनका इख्तियार है। जी बिल्कुल, वो मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। लंदन में जब वो थे वहाँ पे करीब थे, और जो पॉलिसीज़ आ रही थी वो उस तमाम एरिया उस अरसा में वो मियां साहब के साथ थे। अब भी वो उनके करीब हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि ये CCI में जो वज़ीर ख़जाना है उनको निकाल कर वज़ीर ख़ारजा को पहली दफ़ा जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अब ये देखना ये होगा कि अभी 24 दिन हुए हैं इस हुकूमत को आए, तो 2-3 यू टर्न तो लिए हैं। अब इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस पर क्या होता है, क्या रिएक्शन के बाद हो सकता है वो कुछ जो है वो तब्दीली कर दें। इसके अलावा इससे कबल जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी थी उसमें पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखी अपनी चेयरमैनशिप में, उसके बाद जब उस पर रिएक्शन आया, तनकीद हुई, क्रिटिसिज्म हुआ, तो उन्होंने जो वज़ीर ख़जाना है उनको वापस कर दी। चेयरमैन इरसा की जो तैनाती थी उस पर जो पीपल्स पार्टी की वजह से उनको जो है वो नोटिफिकेशन वापस करना पड़ा। तो ओवरऑल जो मामला है अभी तक जो सियासी और इंतज़ामी तौर पर जो दबाव होता है, ख़ासतौर पर इंतज़ामी जो उनके डिसीजंस हैं, जो फैसले हैं, उनमें वो दबाव अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि वो दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा ले भी रहे हैं और एक जगह जो है वो खड़े नहीं हो पा रही हुकूमत। जो सियासी दबाव की बात है वो तो है ही, वो तो मतलब साथ साथ चलेगा, वो तो ख़त्म होने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कह रहे हैं, वज़ीर ख़जाना जो है कह रहे हैं कि वो एक नए प्रोग्राम के लिए और 3 साल के एक नए प्रोग्राम के लिए वो बात करेंगे। IMF से अप्रैल में वो जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं। लेकिन इससे वो जो हमारा टॉपिक है कि कशकोल जो है वो कैसे टूट सकता है, कि ये तो पॉलिसीज़ का तसलसल इस लिहाज से हो कि आपकी एक तो ये है कि जो शाह खर्चियाँ हैं अशराफिया की वो भी कम होनी चाहिए। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन है, वो टैक्स कलेक्शन जो बड़े जो सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, वो तो टैक्स देते नहीं, उनसे टैक्स कलेक्शन करना एक बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट करना जो है वो बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा बिजली है, गैस एक तो महंगी भी हो रही है, और इसकी चोरी है, चीनी की स्मगलिंग है, इस किस्म के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मेरे ख्याल में अभी एड्रेस करने की ज़रूरत है। चाहे जाए कि आप जो है वो होप ले करके ठीक है ये हो जाएगा, जैसा तैसा है ये हो जाएगा, ऐसा जो है वो अमली तौर पर ज़ाहिर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि IMF की जो पॉलिसीज़ हैं जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे तो उसका असर आम आदमी पर बहुत ज़्यादा आता है, महंगाई की सूरत में, या जो जिस तरह बिजली जो महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो आम जो तनख्वाहदार तबका है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये आप ऊपर एक बयान दे भी दें कि कशकोल टूट गया है, तो नीचे तक अगर उसके असरात नहीं होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कशकोल टूटा हुआ तो नहीं है। सही बात है। और कर्ज तो ज़ाहिर है नाजरीन हम बड़े लेते चले आ रहे हैं, मगर वो कर्ज़ लेने के बाद हम क्या करते हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इकनॉमिकली किस तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है, फाउंडेशन बेहतर करने की कोशिश की जाती है उस कर्ज़ की मदद से, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद ही मुल्क की सूरत हाल बेहतर हो सकती है या कशकोल टूट सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा गया था जिसमें अदलिया के मामलात में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत और जजेस पर दबाव के हवाले से रिजर्वेशन उठाए गए थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राय मांगी गई थी कि सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए। तो
उस हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास भी हुआ, फिर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात भी हुई और इस मामले पर एक कमीशन बनाने पर मुशावरत हुई, जिसके हवाले से आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मगर सवाल यही है कि क्या कमीशन बनाना एक सही फ़ैसला है, और ऐसे कमीशन जब माजी में बने तो क्या कोई हल निकल पाया? राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये मामला किस तरफ जा रहा है? कमीशंस पहले भी बनते रहे हैं, कमीशंस बनाने का फ़ायदा क्या होता है, और इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं, क्या नतीजा निकलेगा? देखें, वो जो होती है ना चीज़, कोई शरारती बच्चों के हाथ कोई चीज़ आ जाए फिर उसका जो हशर करते हैं, तो वो इस सूरत हाल में हुआ है। अच्छा, बुनियादी तौर पे कौन एक सिंपल सी सिचुएशन थी, ये वो आपको मेरे जवाब में पता चल जाएगा आगे चल के। अच्छा। एक सिंपल सी सिचुएशन थी, सिंपल कह लें, कॉम्प्लिकेटेड कह लें, वॉटेवर। एक सूरत हाल को साल 1.5 साल से फेस कर रहे थे जज साहिबान, और वो उसके ऊपर अपने सीनियर्स को आगाह कर रहे थे। जस्टिस बंदियाल को भी किया, अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी किया। अभी उन्होंने ख़त के ज़रिए वो उस सिचुएशन को, मैं तो इसको नहीं कहता कि कोई ये कोई उस तरह की चीज़ थी, कोई FIR टाइप चीज़ थी। उन्होंने कहा कि इस किस्म की सिचुएशन का हमें सामना है, हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इसका कोई एड्रेस करने का तरीका मौजूद नहीं है। आप प्लीज़ हमें रहनुमाई फरमा दें कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, और इसके लिए आप बाकी जजेस को भी अगर कंसल्ट कर लें, कन्वेंशन बुला लें हाई कोर्ट के जजेस का या दूसरे जजेस का, और उनसे भी पूछ लें, को अच्छा मशवरा आ जाए ताकि इस सिचुएशन के बारे में हम कोई उसका हल निकल आए, या कोई लॉ में अमेंडमेंट करनी है, रूल्स में अमेंडमेंट करनी है, तो वो हो जाए। ये इतनी सी बात थी। लेकिन उसको जब वो पब्लिक डोमेन में आई तो स्कैंडलाइज हो गई, उसके कई पहलू, कई उसके चीज़ें, स्पेकुलेशन और ये और वो उसमें जो चीज़ें उन्होंने इंसिडेंट अपने उस मौक़िफ़ को स्ट्रेंथन करने के लिए जो 2-4 इंसिडेंट बीच में कोट किए, उनको बीच में से उठा दिया गया और उस पर एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना दिया गया इसको। हालांकि ये एक बड़ा रीज़नेबल तरीके से जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस किया। काजी फ़ाइज़ साहब ने इन जजेस से मीटिंग की पहले, फिर उसके बाद उन्होंने बार के मेंबरान से मीटिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को बुला के मीटिंग की, और उसके बाद जो लायामल तय हुआ है उस पर आप एतराज़ कर सकते हैं कि जी ये जुडिशल कमीशन जो है, क्योंकि ये घर की बात है ना, कि मैं अगर मेरे बच्चे मुझे कहते हैं घर में आते हुए हमें वो नाका जो है पुलिस वाला वो तंग करता है अक्सर, तो आप ज़रा काइंडली को बताएं इसका हल क्या होगा। तो वो मैं जाके थानेदार को और IG को कहूँ कि जी ये कह रहे हैं, तो ज़रा इनको बुला के पूछो कि ये क्यों ये कह रहे हैं, ठीक है। तो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर दी ना आपने। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए जो लाया अमल होना चाहिए या होना चाहिए था, या हो सकता है प्रॉबेबली आगे चल के, कि उसका जो अगर रिकमेंडेशंस आती है उस कमीशन की, पहले तो कमीशन को इन्होंने, मेरा ख्याल है कोई सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट भी कल वादा करके आया कि जिस सुबह मीटिंग हो रही है कैबिनेट की, हम उस पर फैसला कर देंगे और कर देंगे। वो मीटिंग ही नहीं की, उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। उसके बाद अभी नाम मार्केट में छोड़े जा रहे हैं एक एक करके, ताकि फीडबैक आए लोगों का। पहले एतराज़ात शुरू हो गए हैं, उसको कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया उस कमीशन को कि रिटायर्ड जज सर्विंग जजेस के मामले में कैसे करेगा, फिर उसका प्रोसीजर क्या होगा, TORs क्या होगी, कैसे डिसाइड होगा? और खास तौर पे अगर प्रीरेक्विजिट बताया इस इजलास के बाद कि जी दयानतदार एक रिटायर्ड जज होना चाहिए, ये दयानतदारी कौन तय करेगा? कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पर पूरे उतरेंगे तो कहा जाएगा कि जी ये दयानतदार थे? दयानतदारी तो आजकल तय हो ही नहीं सकती है, हो भी तो कोई नहीं तय कर सकता है। इस किस्म की चीज़ें लोग लेके चल पड़ते हैं और इस किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। वो कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो नहीं सकती, किसी भी शख्स को कर दें आप, बेहतर से बेहतर शख्स को कर दें तो वो भी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये इशू था नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का इशू नहीं था, ये तहकीकात का इशू नहीं था, ये कुछ स्कैंडल नहीं था। ये बुनियादी तौर पर एक सिचुएशन जो फेस कर रहे थे जज साहबान, उन्होंने अपने जो उनके बॉस हैं या सीनियर हैं या जिनको वो एड्रेस कर सकते उनको उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है, हमें इसका हल बताइए प्लीज़। वो हल ढूंढने गए हैं, आप उनको कह रहे हैं ज़रा इधर आए ना, हमें बताएं, आप साबित करें कि आपने ये क्यों किया और इसका नाम क्यों लिया, उसका नाम क्यों लिया। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया। शौकत अली सिद्दीकी के केस में भी यही हुआ कि उल्टा उन पर एक्यूजेशंस लगा दी। जी एग्जैक्टली वो एक बंदा कहता है कि ये मुझे आप डॉक्टर को जाके कहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है,
वो उसकी कहे कि जी तुम ये कब से हो रहा है, उसने 6 दिन पहले तो इलाज होना चाहिए ना, इलाज प्रायोरिटी होना चाहिए, होना ना कि आप उसको डांटना शुरू कर दें कि तुमने खाया ही क्यों गलत। वो इलाज, ये FIR नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं जो एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये FIR नहीं है, ये एलिगेशंस नहीं है, ये एक सिचुएशन फेस कर रहे थे जज साहबान, उन्होंने उसका हल मांगा है अपने सीनियर से, अपने इदारे के अंदर से। अब उसको बाहर उठा के आपने फेंक दिया और मोहल्ले में ला के उसको शरारती बच्चों के हवाले कर दिया, वो खेल रहे हैं उसके साथ। नजमुल साकिब साहब, क्या अदालत खुद नहीं हल कर सकती थी ये मसला? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर देख लेते इस मामले को, और फिर वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना, ये कितना अप्रोप्रिएट या इनअप्रोप्रिएट था? क्योंकि जिस तरह की एक्यूजेशन सामने आई हैं जजेस की, तो मामला इंटीरियर मिनिस्ट्री में जाते, यानी हुकूमत को बुलाना चाहिए था। चीफ जस्टिस साहब बुलाते हुकूमत को और पूछते कि जी क्या हो रहा है। देखिए, जहाँ तक वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मिलना है, तो उसमें तो हमारे पास पिछले प्रेसिडेंसीज मौजूद हैं, 2-1 मरतबा तो मुझे याद भी है, तो लिहाजा ये तो हो गया उसका जवाब, ये कोई अचंभे की हैरत की बात नहीं है। अच्छा। दूसरा आपने पूछा कि क्या ये जज साहिबान जो हैं ये खुद ही हल नहीं कर सकते थे इसका, तो मैं थोड़ा सा इससे आगे जाऊँगा, मेरा ज़रा स्टेप फर्दर है जी। और वहाँ जाने से पहले 1 छोटी छोटी बातें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखिए, एक होता है क्राइसिस मैनेजमेंट, आग लग गई है घर में, आग बुझाओ। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि ये आग क्यों लगी, अगली दफा ना लगे, क्या करना चाहिए। अच्छा, इसको पंजाबी में या उर्दू में अगर हम जब कहते हैं ना, तो एक एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ कि डंग टपाओ, कि किसी तरीके से इस बला को टालो। वो किस तरीके से टलती, क्योंकि सब कुछ अबूरी हो रहा है। अभी हमारे पास एक अबूरी हुकूमत थी, ये जो हुकूमत अभी आई है इसके बारे में भी शुनीद यही है कि ये अगले मजबूत इलेक्शन के लिए एक ग्राउंड तैयार की गई है, ये भी अबूरी है। अच्छा। तो वो जो डंग टपाओ कॉन्सेप्ट है ना, उसमें आप इस तरह की हरकतें करते हैं, कमीशन बना दिया, JIT बना लिया, इंक्वायरी बिठा दी। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जितनी भी इंक्वायरियां बैठी, उनके नतीजे में क्या निकला? आपने किसी मुजरिम को पकड़ लिया, फिर छोड़ क्यों दिया? तो फायदा क्या है? अच्छा, अब आते हैं आपके उस सवाल की तरफ कि क्या जजों की तरफ जाना चाहिए था कि नहीं। मेरे ख्याल में इस मसले का हल जिन जज साहिबान ने ये खत लिखा है उनके पास खुद मौजूद था। अच्छा, पूछें क्या था? पूछे ना, पूछे क्या हल था उनके पास। देखिए, जब आप कुर्सी पे बैठते हैं, जहां आपकी अथॉरिटी है, तो दबाव तो वहां आएगा। दबाव डालने वाले तो अपनी मर्जी कराना चाहेंगे, और उस दबाव में आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस आता है, उसमें आपकी कोर्शन आती है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको थ्रेट किया जा सकता है, आपको ब्राइब किया जा सकता है। ये सारे दबाव हैं, दबाव तो आएगा। अब सवाल यह है कि जो ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो ऑप्शन क्या नहीं है? आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि इस दबाव को यानी जड़ से उखाड़ के फेंक दे। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में क्या है? मैं कुर्सी पे बैठा हूं, मुझे दबाव डाला जाता है, तो मैंने तो दबाव कबूल ही नहीं करना। और उसमें हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं ऐसे वाकयात, जजों के भी, एग्जीक्यूटिव्स के भी, बड़े बड़े यानी जो हमारे कमिश्नर गुजरे हैं, चीफ सेक्रेटरीज गुजरे हैं, वो करते हैं जी नहीं करते आपकी बात। और उनके पास क्या ऑप्शन है? ये पेन पड़ा है, इस्तीफा, मैं रिजाइन करता हूं, मैं घर जा रहा हूं। यस। और उसमें देखिएगा, ये इस वक्त की आखिरी बात करने लगा हूं जी। ये उन जजेस साहब को सोचना था, खुद उन पे दबाव आ रहा है, आ जाए, कोई बात नहीं। आपने फैसला करना है कानून और आइन के मुताबिक और अपने जमीर के मुताबिक, तो आप करें। आपको वो नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि आपको कुछ मजबूरियों में डाल रहे हैं, वो कुछ प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो कुर्सी तो छोड़ सकते हैं। और इसमें एक आखिरी बात इस वक्त की, आप इमेजिन कीजिए कि अगर जजों पे दबाव डाला जा रहा है और एक एक करके सारे जज जो हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो रिजाइन कर रहे हैं कि हम पे दबाव डाला जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि ये दबाव डालने वाले और ज्यादा दबाव किस पे डालेंगे? जज तो होगा कोई नहीं।
दैट इज़ वेरी राइट कि वो फिर खुद ब खुद एक मैस प्रोटेस्ट बन जाएगा। साकिब, इस जो खतूत लिखे गए हैं जजेस की तरफ से, इनकी टाइमिंग पे भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जब उनके साथ ही वाक़यात हो रहे थे, जब प्रेशर्स थे, तब क्यों नहीं उन्होंने बोला। फिर जब वही बात कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब जब आके बोले थे तब भी इन्होंने साथ ना दिया, बल्कि साथ छोड़ गए थे बकौल शौकत अजीज़ सिद्दीकी के। तो टाइमिंग आप किस तरह से देख रहे हैं इसकी, अब क्यों? टाइमिंग का तो मेरे ख्याल में इससे मुनासिब टाइम हो नहीं सकता था। अच्छा? उसकी वजह ये है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो फैसला आया रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से 22 मार्च को, जी जी। उस फैसले में एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको ड्यू प्रोसेस नहीं दिया गया था, फेयर ट्रायल नहीं था, तो उनकी जो बरतरफी थी वो कलअदम करार दी गई है। लेकिन उनके जो एलिगेशंस थे उन पर फर्दर कोई तहकीकात नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा, पहले भी नहीं हो सकी थी। तो बुनियादी तौर पर 22 मार्च को जो फैसला आता है और 25 मार्च को ये लिखते हैं, तो ये उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इससे मेरा ख्याल है मुनासिब टाइम तो हो नहीं सकता था कि उसी के साथ रिलेट भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे एक साथी थे, ये एक ऑब्जेक्शन या इतराज़ उन पर ठीक आता है कि तब उन्होंने अपने एक साथी का जो है वो साथ नहीं दिया। लेकिन यह है कि उन्होंने लिखा है कि हमारे जो साथी थे जज, उनकी जानिब से जो इतराज़ात लगाए गए थे, जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं, आप उनकी भी तहकीकात करें और जो हम आपको एक चार्जशीट दे रहे हैं इसको भी आप देखें। और उस हवाले से जो बहुत ही मुनासिब अल्फाज जो है वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। मेरा ख्याल में इसमें कंट्रोवर्सी ज़्यादा बना दी गई है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि इसको एक सियासत का रंग जो है वो दोनों अतराफ से जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मतलब उस पर ज़्यादा दे रही हैं। जो वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उसमें तो एक एलिगेशंस की एक लिस्ट उन्होंने दी है कि ये एलिगेशंस हैं, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ज़िली अदालतें हैं, उनके जजेस भी शामिल हैं कि उन पे भी इस किस्म के जो है वो दबाव या मुदाखलत हो रही थी वहाँ पे भी। तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कहा कि आप इस तरह करें, हमें जो है वो कोई बताएं कि हमने ये सारा मामला 1 साल पूरा हो गया। अच्छा, इसमें एक ये भी है कि ये मामला एक दिन का नहीं बल्कि पिछले 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी विद इन हाई कोर्ट। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि अपने जो चीफ जस्टिस है हमने उनको तो बताया, लेकिन वहाँ पे ये जो ग्रीवियंस थे, ये शिकायत, उनका इजाला नहीं हुआ। तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हमें इस हवाले से कोई बता दे, राय दे दे कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि जजेस जब इस किस्म की कन्वेंशन, तो कोई लॉ में, कोई कानून में इस किस्म की कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि कन्वेंशन कुछ होगा, एक जुडिशल कन्वेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यह है कि उन्होंने मतलब ये बात की, जिस तरह मुख्तलिफ तकारीब होती रहती हैं, जजेस की भी तकारीब होती रहती हैं, वो लॉ में तो कहीं नहीं लिखी हुई लेकिन वो तकारीब होती रहती हैं। तो इसलिए ये भी उसी तरह का एक जुडिशल कन्वेंशन था। और उसके पीछे जो लग रहा है, ज़ेन जो लग रहा है वो ये है कि आप जो है वो बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस को भी बुला लें, सुप्रीम कोर्ट के भी जज बैठ जाए, एक कन्वेंशन हो जाए, उस कन्वेंशन में बाकी जजेस से भी ये पूछ लिया जाए क्या उनको तो ऐसी कोई सूरत हाल का सामना नहीं है, और उनके भी शिकायत लेकर वंस फॉर ऑल इस मामले को सेटल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल के लिए ऐसी जो है सूरत हाल, जजेस का सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल का सामना ना हो। जो जुडिशल कन्वेंशन वाली बात थी वो तो ऐसा लग रहा था कि उस पर तो हो गई, अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही था कि सुप्रीम कोर्ट क्या 184(3) में जाएगी या खुद नोटिस होगा या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस होंगे। तीसरे नंबर पे ये था कि कोई रिटायर्ड जज हो सकता है। मेरा ख्याल है पहले दोनों जो थे ऑप्शंस उनको नहीं लिया गया और तीसरे नंबर का ऑप्शन लिया गया है। और ये जो ऑप्शन है ये तनकीद की ज़द में भी है कि 6 सिटिंग जज हाई कोर्ट के, उनका बहुत ज़्यादा इख्तियार होता है, वो किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को नोटिस करके बुला सकते हैं, अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल उसके पैरेलल बेशक कोई सुप्रीम कोर्ट का साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, जो इलेक्शन जो उन्होंने कमीशन बनना है, उस कमीशन के तहत एक महदूद किस्म के इख्तियारात तो होते हैं, लेकिन उसके इख्तियारात को एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के बराबर कभी भी नहीं हो सकते। तो वो एक कम इख्तियारात वाला हेड जो है वो उसमें क्या उसको डिलीवर कर सकेगा। फिर जो सिटिंग जजेस हैं क्या इनको बुलाया जाएगा, क्या इनसे सबूत तलब किए जाएंगे, या TOR क्या होंगे, और TOR जो हुकूमत बनाएगी, इसमें इंपॉर्टेंट ये है हुकूमत जिसको कमीशन मुकर्रर करेगी और उसके बाद जो TOR बनाएगी, उसके बाद ये मामला दोबारा जो है वो फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की, क्या वहाँ पे जाएगा, वहाँ से कोई TOR में एतराज़ात आ सकता है।
तो काफ़ी चीज़ें अभी हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। बेशक ये रिटायर्ड जज का कमीशन ही क्यों ना हो, इसमें जो मेरा ख्याल में फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत है उसको एक पेज पे आके फाइनलाइज TOR तब भी होंगे, क्योंकि TOR बड़े स्पेसिफिक होंगे कि TOR उसका फेट डिसाइड करेंगे कि इस कमीशन का जो आउटकम है वो क्या होगा। तो इसलिए TOR पे बहुत फोकस है। उस TOR में मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ना कोई राय शायद हुकूमत जो है वो लेगी। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खारजी फ्रंट से कुछ अहम मामलात हैं। एक तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है, जो एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है, क्योंकि साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई थी। और इस लंबे अरसे के बाद किसी भी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ये पहला सिफारती ख़त है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात अब बहाली की तरफ गामज़न है। दूसरी तरफ चाइना से ताल्लुकात हैं। CPEC में तेज़ी लाने के आज़म का जैसे ही इजहार किया जाता है पाकिस्तान की जानिब से, तो अमन दुश्मन हमलावर हो जाते हैं। शाम में चाइनीज़ वर्कर्स पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ मुश्किलात नज़र आई, ज़ाहिर है सुबकी भी हुई। तो हमारा सवाल यही है कि क्या दहशतगर्दी CPEC के ख़िलाफ़ एक साजिश है? नजमुल साकिब साहब, एक तो आप इस बात पे कमेंट कर दीजिए कि जो बाइडन साहब का ख़त लिखना क्या एक अच्छा शगुन है हमारे लिए, वज़ीर आज़म के लिए, और फिर CPEC के मामलात अब किस तरफ जाते देख रहे हैं, जबकि दहशतगर्दी की एक नई लहर है? सबसे पहले तो जो बाइडन के इस खत पे बात करते हैं जी, इससे पहले कि हम ये देखें कि इसमें क्या लिखा है और ये इस वक्त क्यों आया और इस पे जो लिखा है उस पे कितनी अमलदारी होगी, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो खत आया है इस पे जो बाइडन साहब के दस्तखत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब जो सिटिंग जो प्रेसिडेंट होता है जब वो खत लिखता है तो वो व्हाइट हाउस का लेटर हेड होता है, ठीक है, ये स्टेट डिपार्टमेंट का ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। तीसरी बात, इस दुनिया में जिसमें इस वक्त हर तरफ फेक न्यूज़ जारी है जी, उसमें सबसे पहले तो ये इसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करनी है कि ये खत जो है क्या वाकई हजरत जो बाइडन ने लिखा है कि नहीं। अब जब फर्ज कर लिया, और क्योंकि बहुत सारे दो एक मौकर हमारे वो हैं अखबारात हैं, उन्होंने भी इसको कोट किया है और उन्होंने सोर्स दिया इसका कि अमेरिकन एम्बेसी, फर्ज किया ये खत लिखा भी गया है, फर्ज कर लिया कि ये जो बाइडन साहब ने लिखा है। इसमें क्या लिखा है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी, ना आपका कर्जा उतरेगा, ना आप पे ये यानी IMF का जो है यानी जो आपके ऊपर तलवार लटक रही है इसकी कोई बात है, ना ही आपको टेररिज्म के बारे में उन्होंने खुल के लिखा है कि जी हम मिलके करें। इसमें जो लिखा है वो नॉर्मली किसी भी हुकूमत को जब वहां पे कोई नया प्राइम मिनिस्टर, नई हुकूमत आती है तो उनको लिखा जाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मिलकर जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे और मिलकर जो है वो सेहत के शोबे में ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसको आप सीरियसली उस वक्त लें, इसकी टाइमिंग को सीरियसली लें जब आपको ये पता लग जाए। जी बिल्कुल, CPEC के बारे में क्विकली ये बताऊंगा कि ये जो दहशतगर्दी की लहर है इसका CPEC से थोड़ा सा ताल्लुक है, सारा ताल्लुक नहीं है। उसमें चीन आंखों में खटकता है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खटकती है, CPEC खटकता है, इसलिए इसमें चीनी जो आपने जिन वर्कर्स की बात की उनका नाम आता है। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये दहशतगर्दी CPEC शुरू होने से पहले भी मौजूद थी। अब उसमें यह है कि टारगेटेड होता है इसलिए उसमें ये लगता है। लेकिन जो खुशी की बात है वो ये है कि ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि CPEC को बचाने के लिए पाकिस्तान और चीन दोनों की हुकूमतें जो हैं उनका मुसम्मम इरादा है कि कम वट में कुछ भी हो जाए हमने इसको आगे करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आप एक तो जो बाइडन के ख़त पर भी कमेंट कर दीजिए, कहीं ये फेक ख़त तो नहीं है जैसे कि खदशे का इज़हार करें नजमुल साकिब साहब, और CPEC वाले मामले पे, दहशतगर्दी वाले मामले पे हुकूमत क्या कर सकती है, किस तरह इंश्योर कर सकती है कि ऐसे वाक़यात ना हो? जो बाइडन का ख़त है बुनियादी तौर पे सही है या गलत है, लेकिन उसमें वो दहशतगर्दी के हवाले से नहीं है। हालांकि अमेरिकन एम्बेसी के हवाले से जो स्टेटमेंट आती है उसमें टेररिज्म के ऊपर भी ताउन की बात की जाती है, इस खत में नहीं। ठीक है। दूसरी बात यह है कुछ अरसे से इनको आइन, कानून और इंसानी हकूक़ का दौरा पड़ा हुआ है अमेरिका को,
और वो बार बार अब उनको आइन कानून और इंसानी हकूक़ याद आते हैं, जबकि वो दुनिया भर में डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया उन्होंने, सिविलियन को तो एड भी नहीं देते थे पाकिस्तान में आसानी से, वो कैरी लूगर भी लेकर आया था बड़ी देर के बाद। तो ये है। दूसरा, उनके इंटरनल इंतखाबात से भी इसका ताल्लुक हो सकता है, क्योंकि जो ट्रंप के हवाले से कंपेन हो रही है वो पाकिस्तानी ओरिजिन के जितने लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हमदर्दी कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा है। तो एक पाकिस्तानियों का जितना भी छोटा मोटा क्लाउड है वहाँ पे उसको एड्रेस करने की भी एक काविश हो सकती है। लेकिन पहले ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी ट्रंप के जाने के बाद, जो पाकिस्तान के उनके दरमियान हुई है। जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है तो उसमें ना सिर्फ अमेरिका, इंडिया और कुछ रीजनल पावर्स भी हैं, जैसे ग्वादर की बंदरगाह जब से बनना शुरू हुई है उस वक्त से कुछ रीजनल बंदरगाहें जो हैं दाएं बाएं हमारे, वहाँ से भी वो काफ़ी कंसर्न शो होता है। और हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हम बावजूद उनका इजहार नहीं करते, लेकिन लोग इस तरह से इन्वॉल्व हैं। उसके लिए हमें बड़ा स्ट्रिक्टली, जैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम बड़ा स्ट्रिक्टली करने जा रहे हैं सारा कुछ, बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से, इसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। चाइनीज़ हमारे साथ खड़े हैं, जा नहीं रहे, लेकिन इससे बड़ा एक रुकावट आती है। जैसे अभी वक्ती तौर पे काम बंद हो गया है, आपके जो डेडलाइन होती है, मतलब दासू डैम आप बन रहे हैं या मेमन डैम बन रहा है, तो उसकी डेडलाइन जब डिले होती है आपकी कॉस्ट एस्केलेट होती है। फिर आपको जो बिजली बनानी है, आपने सस्ती बिजली आनी है, वो आपका फिर डिले होता है, तो उससे फिर और मसाइल आपके बढ़ते हैं। यकीनन बहुत सीरियस इशू है, उनकी टीम भी एक आ गई है, उसको यकीनन हम कोऑपरेट भी करेंगे, ताउन करेंगे पूरी तरह से। एक हमने जो सीपैक के लिए स्पेशल हमने आर्मी की एक ब्रिगेड जो है ना वो रेज की हुई है, जो इनके लिए हम सिक्योरिटी का तो पूरा अपनी तरफ से इंतज़ाम करते हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़े अरसे से चल रही है, नजम साहब ने सही कहा कि ये सीपैक से तो बहुत पहले के हम दहशतगर्दी का शिकार है। जब रूस आया था अफगानिस्तान में, उस वक्त से बम धमाके पाकिस्तान में होने शुरू हुए थे। तो वो एक जो नेटवर्क है वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक पहुंचाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए। लेकिन कमिटमेंट के साथ हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कर रही हैं। उम्मीद है कि इसके भी कल्प्रेट्स पकड़े जाएंगे और उनको सजा भी होगी और आइंदा मिनिमाइज़ किया जाएगा इस थ्रेट को। जी ठीक है जी। साकिब, आपकी राय इन दोनों मौज़ूआत पर? एक तो ये सीपैक जब से जो है सीपैक शुरू हुआ है उसके बाद से अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें तो ये जो चाइनीज़ पर ज़्यादा अटैक, डायरेक्ट अटैक होते रहे हैं और वो डायरेक्टली सीपैक को जो है वो नुकसान पहुंचाने की यकीनी तौर पर कोशिश है। 2018 में जो चीनी काउंसलेट था कराची, वहाँ पे भी अटैक हुआ। 21 में यहीं दासू में अभी जो शाम में जो अटैक हुआ है यहीं पे 2021 में भी अटैक हुआ, वहाँ चीनी इंजीनियर्स उनको निशाना बनाया गया। 22 में वो कराची यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो एक अटैक हुआ, वो जो चीनी असातिज़ा थे उनको, और अभी दोबारा से जो डायरेक्टली पिन पॉइंट करके जो चीनी इंजीनियर हैं या चीनी जो एहलकार हैं, चीनी बाशिंदे हैं यहाँ पे, उनको जो है वो हिट किया जाता है। और बुनियादी तौर पर वो मकसद जो है वो यही है कि सीपैक को भी नुकसान हो और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो है वो ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो। इस हवाले से जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो हुकूमत ने जो जिस तरह राव साहब कह रहे थे कि जो पाक फ़ौज ने खुसूसी एक जो है वो ब्रिगेड उनके लिए रखी थी। जब ये दासू का 2021 का अटैक हुआ था, ये उसके बाद जो है वो स्पेशल जो है वो फोर्स उनको दी गई थी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जो इंजीनियर्स हैं इनको सिक्योरिटी तो हमेशा से जो है वो दी जाती रही है, लेकिन इसमें एक इशू ये भी आता है कि क्योंकि ये पब्लिक में इनको जाना होता है या जो जहाँ पे भी काम हो रहा है, दासू में हो रहा है या मुख्तलिफ जगहों पे, तो इन इंजीनियर्स को ज़्यादा हिट करना समटाइम वो कहते हैं आसान इसलिए भी है कि इनके साथ इंटरेक्शन जो है वो आम जो है लोगों का ज़्यादा होता है। तो बहरहाल ये एक इशू तो बहुत बड़ा है कि आए रोज़ जो है वो इसके सब अटैक करके सीपैक को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और अभी भी चीन की जो वहाँ पे आई है टीम, उम्मीद करते हैं कि शायद कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि फ्यूचर में इनको रोका जा सके। बिल्कुल ठीक है। और जो बाइडेन वाले मामले में भी शॉर्ट कमेंट कर दीजिए। जी, जो बाइडेन जो है अमेरिका की तरफ से बुनियादी तौर पर तो एक खैर सगाली का ही पैगाम आया है। असल में तो जो पॉलिसी लेवल पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स आएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, तो फिर उसको जो है वो फर्दर देखा जा सकता है कि वो अमेरिका क्या चाहता है। तो ये क्योंकि नई हुकूमत बनी थी, तो जिस तरह मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत जो है वो इस तरह के पैगाम भेजते हैं, ये पैगाम भी बुनियादी तौर पर उसी तरह का एक पैगाम है, यानी ये रूटीन का ही एक मैटर है। नजमुल साकिब साहब, आज फिर क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाजरीन के लिए? जी रामीन, शुक्रिया। देखिए, मुल्क पर कर्जा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं।
ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है। जरूरी सवाल ये है कि मुल्क में अदादो शुमार करने वाली किस कंपनी का ये कैलकुलेटर है जो कि इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बड़ा हम सवाल अच्छा, है। अब आते हैं आज के गैर जरूरी सवाल पे। जी देखिए जी, गैर जरूरी सवाल यह है कि अमेरिका ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर वेवर देने से फिर इनकार कर दिया है। मगर ये तो वेवर वो आज से 12 साल पहले भी इनकारी था। गैर जरूरी सवाल यह है कि बाकी बातों के साथ साथ क्या उन लोगों को भी सामने लाया जाएगा जिन्होंने ये घाटे का सौदा जानते बूझते हुए किया। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।